नमस्कार, मैं वर्षा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हिमालय एजू के इस प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक है आपका इक्विलिब्रियम। एग्रीगेट डिमांड का जो टॉपिक था वो हम कवर कर चुके हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। आपने कभी ये सोचा है कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो चलती कैसे है? क्या चीजें ये डिसाइड करती है कि लोगों की इनकम अच्छी होगी, उनको नौकरियां मिलेगी, या फिर क्या हो सकता है इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो सकती है? ये चीजें पता कैसे चलती है, कभी सोचा है? और हमारी जो नौकरियां है, खर्च है, हमारी जो जॉब्स है, ये किन चीजों पे डिपेंड करती है? कौन डिसाइड करता है? तो हमारे एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जॉन मेनार्ड किंग्स। जॉन मेनार्ड किंग्स ने, उनके विचारों ने कुछ चुनौतियां दी। क्या दी? बाजार को दी चुनौतियां, जो मार्केट है उनको दी कि आप मार्केट को बाजार जो चीजें होती है उनको कहा कि बाजार में जो कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको आप इनविजिबल, अदृश्य के हाथों छोड़ देते हैं कि वो अपना वक्त के साथ ठीक हो जाएगी, उसको आप ना इकोनॉमी के अंदर ठीक करते हैं ना उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, आप भरोसे छोड़ देते हैं कि अपना आप ठीक हो जाएगी। लेकिन किंग्स ने वहां कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, हमारी जो इकोनॉमी का इंजन है, आप इसको देख सकते हैं, इसको नाप सकते हैं, और वक्त आने पर इसमें जो चीजें एफर्ट डाल सकते हैं, ठीक है, चेंजेस कर भी सकते हैं। उन्होंने कहा कोई अदृश्य नाम की कोई चीज नहीं होती है बाजार में। हमें इकोनॉमी के अंदर जो चीज सही करनी है, गलत को वापस ठीक करना है, वो हम खुद कर सकते हैं। तो इनके विचारों ने हमारे खर्च, नौकरियां, इनकम, जो भी चीजें थी ना, उनको लेके इकोनॉमिस्ट के अंदर, इकोनॉमी की पूरी अर्थव्यवस्था है, इसके अंदर लोगों की पूरी सोच चेंज करके रख दी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस चीज को। तो देखिए, जो किंग्स थे उनका जो पूरा विचार था वो किसके अराउंड घूमता था? वो घूमता था एग्रीगेट डिमांड के अराउंड। पूरा उनका जो सेंटर पॉइंट था वो था एग्रीगेट डिमांड। अब ये एग्रीगेट डिमांड होती क्या है, जरा इस चीज को हम समझते हैं। देखिए, एग्रीगेट डिमांड का ये सीन है कि इसमें आप प्रॉपर समझ सकते हैं कि कितनी ना इन्वेस्टमेंट और कितना कंजप्शन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया कुल नियोजित व्यय। आपने कितना कंजप्शन किया, कितना उपभोग किया, और कितना कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया, ये जो सारा होता है ना, इसको कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। सिंपल लैंग्वेज में, कॉमन वर्ड्स में कहे तो जो हमारी इकोनॉमी होती है उसकी भूख, ठीक है, अगर ये भूख ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, भूख ज्यादा है, तो क्या होगा? हमारी जो इकोनॉमी होगी उसकी स्पीड बहुत तेज होगी, वो तेज गति से दौड़ेगी। लेकिन अगर ये भूख कम है तो हमारी इकोनॉमी सुस्त पड़ जाएगी, मंदी आ जाएगी। तो एग्रीगेट डिमांड के आसपास ही जो हमारी इकोनॉमी होती है वो पूरी तरह घूमती है। ठीक है, अब जो ना कंजप्शन सी है उसको सी बार क्यों कहते हैं, सी बार से डिनोट क्यों किया जाता है इसके अंदर वापस? ये होता है ऑटोनॉमस कंजप्शन। अब ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होता है? वो खर्चा, चाहे आप कमाओ चाहे आप ना कमाओ, लेकिन आपका वो खर्चा होना ही होना है। कपड़ा, घर, खाना पीना, एक मिनिमम जिस इंसान के जीने के लिए जो खर्चा चाहिए उसको कहते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। इन्वेस्टमेंट, आई बार, ठीक है। अभी आई जो बार है इसका मतलब है कि वो इन्वेस्टमेंट, कंपनियों का वो इन्वेस्टमेंट जो कंपनी करेगी ही करेगी, इतना तो उसको अपनी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। और सी और वाई क्या है? सी, वाई वो है, वाई है आपका, इसको अगर पूरे को सी और वाई को साथ में कहे तो उसको कहते हैं इंड्यूस्ड कंजप्शन। आपको अलग अलग बताते हैं कि वाई मतलब इनकम, इनकम बढ़ने पर कंजप्शन, आपकी जो उपभोग है वो कितना चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, अब मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इनकम अगर 10,000 आपकी है और दूसरे और आपके रूम का खर्चा 5,000 है, तो आपका खर्चा कितना हो रहा है, कंजप्शन कितना हो रहा है? ओनली 5,000। ठीक है, दूसरे महीने आपकी सैलरी 15,000 हो गई, तो क्या आप अपने रूम का ना रेंट ज्यादा देंगे? नहीं, आपने रूम का रेंट तो 5,000 ही दिया है, कंजप्शन आपने 5,000 ही किया है। ठीक है, इनकम बढ़ने पर उस जिस खर्चे में कुछ भी चेंजेस ना आए, ठीक है, खर्चा तो आपका 5,000 का ही हो रहा है, चाहे इनकम बढ़ रही है चाहे आपकी घट रही है। घटेगी तो आपकी कंजप्शन घटेगा, ये ध्यान रखिएगा। इनकम बढ़ने पर जरूरी नहीं है कि आपका कंजप्शन भी बढ़े। अब इसकी जो डिटेल क्लास है ना,
मैंने ले रखी है, उसमें आपको एक एक चीज मैंने कंसेप्ट वाइज क्लियर की उस टॉपिक की, एग्रीगेट डिमांड की। तो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं दिला दूंगी, आप वो क्लास जाके जरूर देखिएगा। तो इसके जो छोटे छोटे कोर पॉइंट है एग्रीगेट डिमांड के, वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। और आपके सीयूटी जो एग्जाम है जो दे रहे हैं बच्चे, या जो बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो चैप्टर है पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। ठीक है, चलिए हमने ये समझ लिया कि ना जो किन्स है उनकी जो थ्योरी है वो किन विचारों पे आधारित है और कहाँ घूमती है। एडी, एग्रीगेट डिमांड, भूख ज्यादा है तो क्या होगा, आपकी ना जो इकोनॉमी है फास्ट दौड़ेगी। भूख कम है तो क्या होगा, इकोनॉमी सुस्त पड़ जाएगी। ये बहुत डिपेंड करता है इन चीजों पे। ठीक है, अब चलिए एक कंसेप्ट और बताते हैं आपको। जो गोदाम होते हैं, फैक्ट्रियां होती है उनकी, देखिए होता क्या है, ये दो तरह की होती है। एक तो होता है प्लान और एक होता है रियलिटी। अब क्या होता है, प्लान इन्वेंट्री, ठीक है, प्लान इन्वेंट्री। अब प्लान इन्वेंट्री क्या होती है, इसमें क्या है कि जो ना आप कह सकते हैं जो फैक्ट्रीज होती है वो कुछ जो माल है, कुछ जो क्या है वो स्टॉक रखती है, जानबूझ के स्टॉक रखती है। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो कि अगर मार्केट के अंदर डिमांड घट जाए तो ये क्या होगा, ये सारा जो माल होगा ये क्या पड़ा ही रहेगा। रियलिटी ये है अगर बिक्री ही नहीं होगी तो जानबूझ के जिन्होंने जिन्होंने ये माल रखा है फैक्ट्री के अंदर, क्या वो बिकेगा, बिल्कुल नहीं बिकेगा। उसकी बिक्री ही नहीं होगी, वो माल वहीं पड़ा रह जाएगा। जैसे इसका उल्टा सोचिए, ठीक है, रह जाएगा तो इसमें क्या ना, जो ना कह सकते हैं जो फैक्ट्री है उसको क्या संदेश गया है, उसको ये संदेश गया है कि आप जो प्रोडक्शन है अब वो कम कीजिए। प्रोडक्शन क्यों कम कीजिए, कि आपने जानबूझ के जितना माल रखा था अपने कम ना इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, अपनी जो फर्म है कंपनी है उसके अंदर रखा था, लेकिन उसकी बिक्री तो हो नहीं रही है। अब उसी की बिक्री नहीं हो रही है तो प्रोडक्शन कम कीजिए, करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा सोचिए। क्या उल्टा सोचेंगे आप, कि अब इन्होंने जानबूझ के जो माल रखा है वो भी बिक गया, ठीक है, इसके अलावा और माल और जो सामान है उसकी डिमांड आ गई कि और सामान चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अब क्या संकेत जा रहा है ना कंपनी या फैक्ट्री को, अब क्या कीजिए, प्रोडक्शन इंक्रीज कीजिए। ठीक, क्यों, कि आपने जितना माल रखा था वो भी बिक गया है और माल की क्या है, डिमांड है। तो इसके दो कंसेप्ट हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, कि यदि डिमांड कम हो तो आउटपुट क्या निकलेगा, अगर डिमांड कम हो तो आउटपुट क्या निकलेगा, अनियोजित स्टॉक जमा। आपका जो होगा, जो स्टॉक होगा वो जमा ही रहेगा, बिक्री होगी ही नहीं, संदेश जाएगा प्रोडक्शन कम कीजिए। अगर डिमांड ज्यादा हुई तो आउटपुट क्या है, आउटपुट कम निकलेगा। ठीक है, आउटपुट कम निकलेगा, क्यों कह रही हूँ, रीजन ये है कि आपने अगर प्रोडक्शन नहीं किया, डिमांड आ गई और प्रोडक्शन आप इतना नहीं कर पा रहे हैं जितना लोग खरीदना चाहते हैं, लोगों की जितनी डिमांड है, अगर आप वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में होता है स्टॉक की कमी। स्टॉक की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट आप समझ गए। क्या हो सकता है कि जब आप स्टॉक रखें लेकिन बिक्री ना हो तो प्रोडक्शन कम कीजिए। अगर आपने स्टॉक रखा है वो भी बिक गया है और डिमांड ज्यादा आ रही है, वो संदेश होता है कि आप प्रोडक्शन और इंक्रीज कीजिए, लेकिन आप इतना प्रोडक्शन बढ़ा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, माल की कमी हो जाती है। ये अब ये दो चीज जो मैंने बताई है ना, ये क्यों बताई है, रीजन बताती हूँ आपको। इसमें क्या होता है, जो कंपनी होती है, फर्म होती है, इंडस्ट्री होती है, उनको सरप्राइज मिलता है कि डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग कि अब क्या किया जाए। ठीक है, कि अब क्या किया जाए कि प्रोडक्शन हम बढ़ाना भी चाहते हैं लेकिन प्रोडक्शन इतना बढ़ा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे तो चीजों की क्या होगी, कमी हो जाएगी। अब ये चीज ना बैलेंस कहाँ होती है, कि आप जितना बनाओ उतना ही खर्च हो, जितना खर्च हो उतना ही आप बनाओ। ये इस चीज को, कंसेप्ट को कहते हैं इक्विलिब्रियम। एक ये इक्विलिब्रियम, एक ऐसा पॉइंट, स्थिर पॉइंट, जहां पे जितना बनाया उतना ही बिका, जितना बिका उतना ही आप बनाओगे। इसको चीज को समझते हैं, ये कंडीशन होती है द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, अब ये संतुलन कैसे रहेगा, संतुलन तब होता है जब उत्पादों, जो उत्पाद करते हैं, प्रोडक्शन जो करते हैं, द्वारा योजनाबद्ध उत्पादन, प्लैंड आउटपुट, प्लैंड आउटपुट को इसमें डिनोट किया है वाई से। ठीक है, और अर्थव्यवस्था की योजनाबद्ध मांग, प्लैंड डिमांड, प्लैंड डिमांड क्या है इसमें, एग्रीगेट डिमांड कितनी है, ये अगर दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, तो ना माल आपका पड़ा रहेगा ना माल की कमी होगी। इन दोनों को क्या करना, आपको बैलेंस करना है। सिंपल सी चीज कहें तो कंजप्शन और आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट
ठीक है, जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतना ही कंजप्शन हो रहा है, तो वो पॉइंट कहाँ ना दर्शाता है, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन दर्शाता है। मैं आपको जरा इसको ग्राफ के थ्रू बताती हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए होता क्या है, अब आप ये 45 डिग्री का ये एंगल देख लीजिए, ये 45 डिग्री का एंगल देखा, एग्रीगेट सप्लाई, इसमें क्या है, ये लाइन ये बताती है कि जितना बना उतना ही बिक गया, ठीक है, जितना आपने माल बनाया उतना ही बिक गया, ठीक है, ओके। उसके बाद में आप ये लाइन देखिए दूसरी, ये है एग्रीगेट डिमांड की। अब एग्रीगेट डिमांड किन चीजों पे डिपेंड करता है, कितना कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अब मैं जो इक्विलिब्रियम बात कर रही थी ना कि कंपनियों को कैसे पता चले कि कितना बनाए कितना नहीं बनाए, अगर ज्यादा बना दिया तो बिक्री नहीं होगी, कम बना दिया और डिमांड ज्यादा आ गई तो कमी हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा पॉइंट जरूर होता है जहां पे कंपनी को ना तो माल बचता है ना ज्यादा बनाने की जरूरत पड़ती है, वो बराबर एक पॉइंट होता है, क्या होता है, इक्विलिब्रियम का। जहां ये दोनों लाइन क्रॉस करती है ना, इंटरसेक्शन करती है, वहां उस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इनकम, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम इनकम। ये वो पॉइंट होता है जहां इकोनॉमी की भूख खत्म हो जाती है। आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट की डिमांड की जो भूख होती है वो खत्म हो जाती है, यहाँ आके क्या हो जाती है, इकोनॉमी स्थिर हो जाती है कि अब कंपनी को इतना ही बनाना है और इतना ही बेचना है, एक फिक्स चीज हो जाती है, ना उसको नुकसान हो रहा है ना उसको फायदा हो रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे इकोनॉमी की क्या हो जाती है, भूख खत्म हो जाती है। इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, ऑटोनोमियस चेंज इन डिमांड। अब हम थोड़ा ना इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। होता है, आप सोचिए कि आपने ये ग्राफ तो पढ़ लिया 45 वाला, ठीक है, और आपने पढ़ लिया एग्रीगेट डिमांड वाला। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर कोई इन्वेस्टर्स, ठीक है, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर देता है, इन्वेस्टमेंट किया, अगर इन्वेस्टमेंट किया तो एग्रीगेट जो डिमांड होगी उसमें चेंजेस आएगा, चेंजेस आएगा, चेंजेस आएगा तो उसकी जो ये लाइन थी ये खिसक के ऊपर की तरफ चल जाएगी, क्या चल जाएगी, ऊपर तरफ। क्यों चल जाएगी, कि डेल्टा आई, डेल्टा आई मतलब होता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। पहले अगर वो 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा था तब क्या था, 81, ठीक है, अब वो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट में चेंजेस हुआ है, तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या है, आपकी खिसक के ऊपर चली जाएगी। ये जो सारा मैं कंसेप्ट बता रही हूँ एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंग, इसकी डिटेल्ड वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो है, ठीक है। आज मैं सिर्फ आपको इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम की जो पॉइंट्स है वो समझाऊंगी, एग्रीगेट डिमांड की जो डिटेल कोर कंसेप्ट है बेसिक वो मैं करवा चुकी हूँ, वो क्लास आप जरूर देखिएगा। जो ये चीजें समझा रही हूँ ना वो इजीली आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, ये आप चीज समझ गए। तो अवधारणा क्या है, जब डेल्टा आई, डेल्टा मतलब चेंज, क्या किया आपने, इन्वेस्टमेंट में चेंज किया है, जब इन्वेस्टमेंट में चेंज किया है आपने, जब निवेश बढ़ता है तो एडी, एग्रीगेट डिमांड की रेखा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है, क्या हो गई, ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई। तो हमें क्या हुआ, आय में हुई वृद्धि, आय में हुई वृद्धि, इनकम में वृद्धि हुई है, निवेश में हुई प्रारंभिक वृद्धि डेल्टा आई से अधिक होती है। तो आपने ध्यान दिया, आय में हुई वृद्धि, क्या इनकम में क्या हुआ, चेंज हुआ, इनकम बढ़ी है, तो निवेश में हुई प्रारंभिक वृद्धि से अधिक होगी, जो निवेश में बड़ी प्रारंभिक, जो स्टार्टिंग में जो निवेश किया था उससे ज्यादा होगी। ये चीज समझ में नहीं आई होगी, जरा तो थोड़ा ध्यान से आपको समझाते हैं इस चीज का मतलब क्या है। देखिए होता क्या है कि आपने अगर एक क्या है कि किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, किसी कंपनी ने, जैसे मैंने आपको समझाया था 10 करोड़ का उसने क्या इन्वेस्टमेंट किया है। अब वो 10 करोड़ कहीं हवा में तो उड़ नहीं गए हैं, हवा में तो नहीं उड़े ना, वो क्या हुए हैं, या तो किसी लेबर की क्या बनी है, ये 10 जो करोड़ है, या तो ये लेबर की सैलरी बनी है, ठीक है, या इनके जो सप्लायर है उनकी सैलरी पेमेंट बना है, कुछ तो कुछ बना है ना, हवा में तो ये पैसे गए नहीं है। अब क्या हुआ, ये लेबर की सैलरी या सप्लायर का पेमेंट बन गया, ये 10 करोड़ ये बन गया, इन्होंने इसको दिया ये बन गया। अब ये जो लेबर और सप्लायर है ये क्या खर्च नहीं करेंगे, ये ऑफकोर्स खर्च करेंगे। इन्होंने खर्च किया, कंजप्शन किया, किसको, दुकानदार हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, कपड़े खरीदे, मॉल गए, कुछ भी किया, इन्होंने क्या किया, ये खर्च किए हैं, क्या किया है, खर्च किए। अब जो ये दुकानदार थे या फिर आप शॉपकीपर वगैरह कुछ भी थे, शॉपकीपर थे, रेस्टोरेंट वाले थे, जो भी थे, ठीक है, अब इनके पास ये पैसा आया तो ये भी क्या करेंगे,
वापस इनके जो कर्मचारी है, इनके जो काम करते हैं उनको पैसा देंगे, और इनके जो पैसा देंगे उनको, वो भी वापस क्या करेंगे, खर्च करेंगे। तो ये सर्कुलेशन घूमता रहेगा। पर जरूरी नहीं है कि 10 करोड़ स्टार्टिंग में खर्च किए थे और ये 10 करोड़ लेबर और सप्लायर के पास में आए, तो लेबर और सप्लायर ने ये 10 करोड़ कहीं और खर्च किए, तो अब शॉपकीपर जो होगा या रेस्टोरेंट वाले होंगे वो जरूर थोड़ी 10 करोड़ खर्च करेंगे, वो 8 करोड़ ही खर्च करेंगे। अब ये 8 करोड़ उन्होंने वापस किस, लेबर और सप्लायर को दिया, उनके भी तो काम करते हैं ना लोग, वो भी वापस कहीं रेस्टोरेंट और मॉल गए, वो पैसा घूम के वापस आया। ठीक है, तो ये जो ना, ये कह सकते हैं ये जो चैन रिएक्शन है ना, ये चलती रहती है, ये चैन रिएक्शन की आपकी चलती रहती है। अब मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बताई थी कि स्टार्टिंग में जितना इन्वेस्टमेंट किया था, क्या इन्वेस्टमेंट किया था स्टार्टिंग में आपका, किया था डेल्टा आई। अब उसमें कहा था कि स्टार्टिंग में डेल्टा आई जितना इन्वेस्टमेंट आपने किया था ना, लेकिन डेल्टा जो वाई होगा ना वो ज्यादा होगा लास्ट में। लास्ट में अगर इसका टोटल आप निकालेंगे ना, टोटल इनकम निकालेंगे इन सब की, तो आपका जो टोटल इनकम होगी वो ज्यादा होगी आपकी कितनी, इन्वेस्टमेंट से। चेंज जो डेल्टा इन्वेस्टमेंट से जो लास्ट की आपकी टोटल जो इनकम होगी ना वो ज्यादा होगी। ऐसा क्यों, रीजन क्या है, रीजन बताते हैं। मैंने क्या कहा कि 10 करोड़ स्टार्टिंग में खर्च हुए थे, ठीक है, यहाँ आते आते उन्होंने 8 करोड़ खर्च किए, ये 8 करोड़ घूम के किसी और के पास यहाँ तक आए, किसी और शॉपकीपर के पास आए, उसमें से उसने 5 करोड़ खर्च किए। मतलब जो खर्चा है ना आपका, जो क्या हो रहा है आपका, जो आपका खर्च है ना, खर्च क्या हो रहा है, खर्च तो आपका कम हो रहा है, पैसा वापस खर्च में तो कम आ रहा है, ठीक है, लेकिन पैसा क्या है, घूम ज्यादा रहा है। ठीक है, जो पैसा इकोनॉमी के अंदर क्या है, इकोनॉमी के अंदर आपका पैसा आ ज्यादा रहा है, घूम ज्यादा रहा है, कहीं टिकावा नहीं है, वो पैसा सर्कुलेट हो रहा है, चाहे खर्च कम हो रहा हो। पहले 8 करोड़ था, 8 करोड़ गया, यहाँ आते आते वापस ये 10 करोड़ था, यहाँ आते आते 8 करोड़ हो गया आपका, यहाँ आते आते 5 करोड़ हो गया। मतलब खर्चा क्या है, कम हो रहा है, लेकिन इकोनॉमी में घूम तो रहा है। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आपने 10 करोड़ का चाहे इन्वेस्टमेंट किया हो, ठीक है, लेकिन इस चैन रिएक्शन से आप लास्ट में पूरा पैसा गिनेंगे ना, तो जो ना इनकम है ना, टोटल इनकम वो ज्यादा आएगी, क्योंकि 10, 8, 5, 3, 2, 1, ठीक है, इनको गिनो, ये 10 से तो ज्यादा ही निकलेगी। कहने का मतलब सिंपल सा ये है। ठीक है, आई होप मैं जितना इजी वे में आपको समझा सकती हूँ ना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, चलिए अब यहां से निकल के क्या आता है हमारे पास में, इन चीजों से हमारे पास में निकल के आता है किंग्स का मल्टीप्लायर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का ये फॉर्मूला निकल के आता है। और ये फॉर्मूला कहता क्या है, इनका कहने का मतलब ये है कि आप इकोनॉमी के अंदर एक छोटा सा भी चेंज करते हो ना, एक स्मॉल सा भी चेंज करते हो, ठीक है, वो स्मॉल चेंज भी आगे आप स्मॉल खर्चा कर रहे हो इकोनॉमी के अंदर। मैंने क्या कहा था, 10 करोड़, 8 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, खर्चा तो हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है, इसमें छोटे छोटे अमाउंट में ही हो रहा है। ठीक है, जाते जाते स्टार्टिंग से के लास्ट तक वो खर्चा धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन इकोनॉमी के अंदर पैसा आ तो रहा है ना, तो वो जो छोटे छोटे खर्चे है ना, ठीक है, उसको उस खर्चों से जो क्या निकलता है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकलता है। ये छोटे छोटे खर्चे ही क्या होते हैं, आगे जाके बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं, बिग रूप ले लेते हैं, कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं। और जो टोटल इनकम होती है, जो डेल्टा आपका वाई बोला था मैंने, वो सबसे ज्यादा निकल के आता है। ठीक है, स्टार्टिंग में 10 करोड़ आपने खर्च किए थे, लेकिन लास्ट में जब आप पूरी इनकम निकालोगे ना, वो ज्यादा निकल के आएगी। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, यही हमें मल्टीप्लायर जो फॉर्मूला है वो बताता है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए आप ये समझ गए। अब मैंने आपको इक्विलिब्रियम का भी समझा दिया, इक्विलिब्रियम का वो पॉइंट जहां पे जो हमारी इकोनॉमी होती है उसकी बुक खत्म हो जाती है। अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं, छोटा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो जो हमारे एग्रीगेट डिमांड है उसकी भी जो लाइन है वो ऊपर की तरफ खिसक जाती है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे कई ज्यादा इनकम लास्ट में टोटल इनकम निकल के आती है। कैसे आती है, वो पूरी चेन रिएक्शन मैंने आपको बता दी। अब जो चेन रिएक्शन बताई उसमें जो छोटे छोटे चेंजेस होते थे और लास्ट में बड़ी जो इनकम निकल के आती थी, उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर फॉर्मूला। ठीक है, कि छोटे छोटे चेंजेस भी लास्ट में बहुत बड़े निकल के आते हैं। चलिए यहां तक आप समझ लिए। अब हम देखते हैं आपके इक्विलिब्रियम वर्सेस फुल एम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या चीज सीन है इसमें, देखिए इक्विलिब्रियम का पॉइंट तो हमने समझ लिया कि इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता क्या है, ये आपने समझ लिया। ठीक है,
लेकिन आप ये समझेंगे ठीक है, इस पॉइंट तक आते अब क्या है, अब हमारी जो भी है ना चीजें वो स्थिर हो गई है, अब है ना जो इकोनॉमी है वो ठीक ठाक चल रही है, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, वो एकदम चंगी भली चल रही है। लेकिन नहीं, रुकिए, यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं बता रही हूँ। जरूरी नहीं है काफी जो आपकी इकोनॉमी है वो स्टेबल चल रही है, बैलेंस चल रही है। तो बैलेंस चलने का मतलब ये नहीं होता है कि बेरोजगारी खत्म हो गई है। कैसे, मैं बताती हूँ। देखिए, होता यह है, आपको सिंपल लैंग्वेजेस में अगर ये चीज लैंग्वेज में चीज समझाऊं, तो अगर कंपनी है, कंपनी क्या कर रही है, इस पॉइंट पे आई, इस पॉइंट पे आई ना, उसका फायदा हो रहा है ना उसका नुकसान हो रहा है, उसको जितने प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बना रही है, उतने जिसको उसको बेचना है वो बेच रही है, ठीक है। लेकिन अगर उस पॉइंट पे क्या करेगी वो, जरूरी थोड़ी है वो नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी। हो सकता है कि, हो सकता क्या होता भी है, को पुराने जो एम्प्लॉयज है उनको निकाल भी देती है, ठीक है, उनको अगर जरूरत नहीं है तो लेबर्स को निकाल भी देती है, और नए क्या जॉब्स क्रिएट कर पा रही है, बिल्कुल क्रिएट नहीं कर पा रही है। इससे क्या होती है, बेरोजगारी होती। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आपकी इकोनॉमी अगर बैलेंस है तो इकोनॉमी ठीक चल रही है, बिल्कुल नहीं। अगर इकोनॉमी बैलेंस भी है तो उसमें चेक करना ये भी जरूरी है कि उसमें आपको नौकरियां मिल रही है या नहीं मिल रही है, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। सिर्फ आपने जितना बनाया उतना खर्च हो गया, ठीक है, चल रहा है, इक्विलिब्रियम इनकम है, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आपने अचीव कर लिया, उसका मतलब ये नहीं होता है इकोनॉमी आपकी ठीक चल रही है। उसमें हमें चेक करना पड़ता है कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, और जो पुराने लेबर है कहीं उनको निकाल तो नहीं रहे। तो कहने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम इनकम जहां आपका एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है, तो जरूरी नहीं होती है इनकम जो आपकी इकोनॉमी है वो बैलेंस हो। अब वह आय स्तर जहां उत्पादन के सभी संसाधन, श्रम, मशीनें पूरी तरह से कार्यरत है, ठीक है, जहां पे क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि क्या हो, कि सब कुछ सही चल रहा हो, वहां पे आपकी बेरोजगारी हो सकती है। सिंपल सा कहने का मतलब ये है, मैंने आपको बता दिया है कि बैलेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी ठीक चल रही है, उसमें बेरोजगारी भी होती है। अब इसको, ये जो चीजें हैं ये हमें दो किन्स के ना, दो चीजों पे लाके हमें खड़ा करते हैं। उनकी दो प्रॉब्लम क्या थी, एक थी प्रॉब्लम्स ऑफ डिमांड। मैंने क्या कहा था, जो किंग्स की थ्योरी है वो एग्रीगेट डिमांड, डिमांड के ऊपर घूम रही है कि इकोनॉमी के अंदर भूख कितनी है, कितनी डिमांड है। तो ये दो प्रॉब्लम क्या है, पहली ये है कि डेफिशिएंट डिमांड, अगर डिमांड घिर जाती है, डिमांड क्या है, घिर गई, ठीक है, तो ये आपका 45 डिग्री का एंगल था, डिमांड आपकी घिरी। अगर आपकी डिमांड घिर गई तो इससे होगा क्या, जब संतुलन आए, जब संतुलन आए, किससे कम हो आपका पूर्ण रोजगार स्तर, तो परिणाम बेरोजगारी और क्या होती है, डिफ्लेक्शन। अगर डिमांड घिरती है तो कंपनी क्या करेगी, सिंपल सा है कि जो लेबर होगा उनको नौकरियों से निकालेगी। क्या करेगी, नौकरियों से निकालेगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट तो आपको मिला है, लेकिन क्या रोजगार है यहाँ पे, नहीं, डिमांड घिरते ही कंपनी ने जो लेबर थे उनको निकालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा है, अगर डिमांड बहुत ज्यादा भी हो जाए, डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट तो यहाँ पे भी एक अचीव होगा आपका, ठीक है, लेकिन पूर्ण रोजगार स्तर पर उत्पादन क्षमता, जब मांग ज्यादा होती है ना तो उससे क्या होता है, चीजों की जो है वो कीमत भी बढ़ जाती है। ये भी चीज होता है, कैसे मैं बताती हूँ। देखिए, आपने यहाँ डिमांड ज्यादा हुई, डिमांड आपके पास ज्यादा हुई, लेकिन अगर आपके पास में उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए इतनी चीजें है ही नहीं, ठीक है, इतने लेबर भी नहीं है, या कोई भी कारण हो, तो चीजों की कीमत नहीं बढ़ेगी, चीजों की कीमत यहाँ पे बढ़ जाती है। तो दो पॉइंट है, क्या पॉइंट है, अगर डिमांड क्या हो, कम हो, तो डिमांड कम होने पर इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे भी पॉइंट होगा, कोई दिक्कत नहीं, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे भी अचीव होगा, लेकिन वहां पे क्या है, बेरोजगारी बढ़ेगी, कंपनी को अब जरूरत नहीं है तो वो निकाल देगी। दूसरा है कि अगर डिमांड ज्यादा हो तो इक्विलिब्रियम पॉइंट तो यहाँ पे भी अचीव होता है कहीं ना कहीं जाके, लेकिन जरूरी नहीं है कि जितनी डिमांड हो रही है उसकी पूर्ति की जाए, ठीक है, उतने लेबर रखे जाए, तो आपकी चीजों की जो कीमत होती है वो भी बढ़ती है, और इससे क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। तो ये दोनों चीजें चाहे इक्विलिब्रियम में हो चाहे ना हो, डिमांड ज्यादा हो कम हो, हर चीज क्या होती है, हमारी जो इकोनॉमी होती है उस पर असर डालती है। ये चीजों का आप थोड़ा और कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। चलिए, अब क्या है, मेन चीज मैं आपको समझाती हूँ कि जितनी भी अपनी इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर जो मेन फंडा है, जो मेन बॉस कह सकते हैं, वो क्या है, डिमांड।
डिमांड, सब चीजें इसी पे ही डिपेंड करती है। मार्केट में डिमांड कितनी है, कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, स्थिर है क्या नहीं है। अपनी जितनी भी इकोनॉमी है वो किसके आसपास घूमती है, डिमांड के ऊपर। सप्लाई तो ओनली इसको फॉलो करता है, सप्लाई तो क्या करेगा, ओनली इसको फॉलो करेगा कि डिमांड बढ़ी उसके अकॉर्डिंग सप्लाई को एडजस्ट या क्या किया जाता है, डिक्लाइन किया जाता है या फिर बढ़ाया जाता है। लेकिन डिमांड क्या है, लोगों की मांग क्या है। आप ये चीज समझिए कि सब चीजें, ये पूरा जो चैप्टर है आपका, कि किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, डिमांड। डिमांड ही यहाँ पे राजा बन के बैठा है, सप्लाई तो ओनली उसके पीछे पीछे दौड़ेगी, हाँ क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो देखिए जो सप्लाई की जो भूमिका होती है वो क्या निभाती है, मांग के अनुसार खुद को समायोजित करती है। सप्लाई किसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करती है, डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो उत्पादक उतना ही उत्पादन करेंगे जितनी बाजार में मांग है। और यही चीज होती है कि जब डिमांड बढ़ती है तो जो प्रोड्यूसर है वो इतना ही प्रोड्यूस करेंगे जितनी डिमांड होगी। तो मेन राजा मान लीजिए यहाँ पे क्या है, डिमांड। डिमांड के ऊपर ही सब कुछ क्या है, टिका हुआ है। कहने का पूरे चैप्टर जो मैंने आपको समझाया है, एग्रीगेट डिमांड वाला जो मैंने आपको पहले पूरा चैप्टर समझा चुकी हूँ, उसका मैं लिंक आपको दिला दूंगी वो। और जो इक्विलिब्रियम मैंने समझाया है, मेन चीज ये है इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट एक जाके टकराता है, क्रॉस होता है। जहाँ पे काफी चीजें क्रॉस होगी, ठीक है, वहां इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा जहां पे आपकी इकोनॉमी की भूख जो होगी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन आप वहां पे ये नहीं सोच सकते कि इक्विलिब्रियम के जो पॉइंट आते ही जहां इकोनॉमी की भूख खत्म हो गई है वहां पे हमारी इकोनॉमी ठीक चल रही है। बिल्कुल नहीं, ये गलत कंसेप्ट है। ठीक है, ये सोच भी गलत है लोगों की, बिल्कुल नहीं होता है। हो सकता है डिमांड गिरी तो लेबर को नौकरियों से निकाल देंगे, बेरोजगारी बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई तो वो इतने लेबर नहीं रख पाएंगे, या फिर कह सकते हैं इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे क्या होगी, चीजों की कीमत भी बढ़ेगी, वहां पे महंगाई भी बढ़ेगी। और अगर वो डिमांड बहुत ज्यादा भी बढ़ी और वो पूरी भी कर रहे हैं फिर भी क्या होता है, महंगाई तो बढ़ेगी। क्योंकि जितनी आप डिमांड करोगे उतनी चीजों की कीमत भी बढ़ती है और महंगाई भी बढ़ती है। अगर डिमांड गिरती है तो बेरोजगारी भी बढ़ती है। तो कहने का पूरा मतलब ये है कि चाहे इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव कर ले, लास्ट में ये चीज होती है कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो बैलेंस है तो सब कुछ ठीक है, नहीं, उसमें उतार चढ़ाव फिर भी चलते रहेंगे। तो अब 3 फॉर्मूले पढ़ लेते हैं जो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट इसके आपके है ना, कह सकते हैं कि मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपको वहां पे डायरेक्ट। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये याद रखिएगा। और ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ही आपको एग्जाम में कैलकुलेशन में पूछे जाते हैं। फर्स्ट है हमारा एग्रीगेट डिमांड, एडी इज इक्वल टू ए बार प्लस सी वाई। अब एग्रीगेट डिमांड क्या कहा था, कुल भूख, अपनी इकोनॉमी की कुल भूख। भूख ज्यादा हुई, इकोनॉमी बढ़िया चल रही है। भूख कम हुई, इकोनॉमी गिर गई, मंदी आ गई मार्केट के अंदर। था इक्विलिब्रियम इनकम, इक्विलिब्रियम इनकम का पढ़ा था हमने। एक इक्विलिब्रियम इनकम पॉइंट अचीव होता है जहां पे इकोनॉमी की जो भूख होती है वो खत्म हो जाती है। इसका फॉर्मूला है y इज इक्वल टू ए बार अपॉन 1 माइनस सी। अब ये आया कहां से है, इसकी वैल्यू पुट ऑन की जाती है। ठीक है, ये कोई खुद क्रिएट नहीं हुआ है, इसमें जो वैल्यूज होती है इसकी इसमें पुट की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले क्रिएट होते हैं। ओके, लेकिन आप ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखिएगा क्योंकि इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता है कि आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूले जो 4-5 फॉर्मूले हैं उनको ध्यान से लिख के एकदम याद कर लीजिएगा। तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, के इज इक्वल टू 1/1/c। इसका मतलब है मल्टीप्लायर क्या था कि एक छोटा चेंज भी, आप स्टार्टिंग में कोई डेल्टा, मैंने बढ़ाया था आपको डेल्टा आई, एक छोटा इन्वेस्टमेंट भी, ठीक है, हुआ तो 10 करोड़ का था, लेकिन जो टोटल इनकम निकली थी वो 10 करोड़ से भी क्या है, बहुत ज्यादा निकली थी। ठीक है, ये चीज समझाई थी मैंने। इकोनॉमी के अंदर एक छोटा खर्चा, वो छोटे छोटे खर्चे आगे जाके एक बहुत बड़ा क्या ले लेते हैं, रूप ले लेते हैं। और पैसा क्या है, मार्केट में घूमता है, इससे इकोनॉमी अच्छी होती है, बुरी नहीं होती है। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। अब एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, मुझे ये बताइए कि एक थ्योरी हमने पढ़ी थी कि एक ना सेविंग करनी अच्छी बात होती है, मोस्टली हम घर में भी देखते हैं, सब कहते हैं कि बचत करो। लेकिन क्या एक इंसान, मैं अगर बचत कर रही हूँ तो क्या मैं बचत कर रही हूँ तो वो दूसरे के लिए भी अच्छी है, क्या वो इकोनॉमी के लिए अच्छी है? ठीक है, मैं एक बचत कर रही हूँ तो इकोनॉमी में कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या हो अगर पूरी दुनिया, पूरा देश एक साथ बचत करना स्टार्ट हो जाए, ऐसा करने से इकोनॉमी खराब हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी हमारी डिक्लाइन हो जाएगी। इसलिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जितना खर्च करना होता है उतना करिए। ठीक है, जहां बचत करनी है वहां करिए, लेकिन जहां खर्च करना होता है वहां करिए। क्यों?
पैसा सर्कुलेट होता है तो हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है बहुत अच्छी होती है। इसलिए खर्च करना भी अच्छी बात है, सेव करना भी अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिटेड सेव कीजिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ में ये क्लास अब खत्म होती है। और इस क्लास के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का और कौन सा चैप्टर है जो आपको रिवाइज करना है, थोड़ा कंसेप्ट वाइज बोर्ड आ रहे हैं, आपके सीयूटी के एग्जाम आ रहे हैं और आपको चैप्टर ढंग से पढ़ना है, कंफ्यूजन है, तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, उसकी हम क्लास जरूर लेके आएंगे। मिलते हैं आपको अगले क्लास में कोई न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।